हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी प्रभाव पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। अपना मूल अधिकार का टॉपिक चल रहा था, तो आज अपना है यानी मूल अधिकार में आज हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे। उससे पहले अगर आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं और इनफैक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं। विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मेरे साथ आपका कनेक्शन यहाँ पे बनेगा और आप 2 साल के लिए, मैं कहूँगा कि 24 महीने के लिए एसके लाइव कोड के साथ आप आ जाइए। बहुत कुछ आपको मिलेगा, आपको सारे एनसीईआरटी सब कुछ यानी पूरा यूपीएससी का पूरा सिस्टम विद एसके लाइव कोड 2020 ऑप्शनल एवरीथिंग सब आपको मिलने वाला है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है संवैधानिक उपचार? यानी अगर आपका मूल अधिकार कोई छीन ले, यानी अगर आपका मूल अधिकार कोई छीन ले तो आपको क्या उपचार, यानी जैसे आपको कोई तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं उपचार के लिए, वो आपकी देखभाल करता है, स्वाभाविक है। उसी प्रकार से संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार यदि आपका कोई छीन लेता है तो आप उस अधिकार की प्राप्ति के लिए जो उपचार प्राप्त करते हैं वह कहां प्राप्त करते हैं? उच्चतम न्यायालय में। उच्च न्यायालय में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि वह उपचार क्या है, कौन कौन से उपचार हैं और किस प्रकार से आपको प्राप्त होते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था, यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान क्या है? अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये इसका मतलब महत्वपूर्ण है। यहां से इनमें 4 प्रावधान है अनुच्छेद 32 में। पहला, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा, यानी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, उसको प्रचलन में बनाए रखने के लिए, उसमें कोई कमी हो उसको दूर को करने के लिए, यानी प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। यानी कुछ भी, बस इस पंक्ति को एक शब्द में आप समझ लीजिए और वो क्या समझ लीजिए, यानी मूल अधिकारों को लागू करवाने का जो राइट है फंडामेंटल, ये किसमें है? तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर दिया गया ये चीज है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार, ये देखिएगा, के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। किसी भी, यहां देख कंडीशन है, कोई वो नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट में शामिल है, कौन कौन सी है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। एक क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स में रहता है, तो समझिए आप अब जो भी अपना टाइम यहां मेरे साथ आज लगाएंगे, एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल जाएगा। अब देखिए, एक ऐसे आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। यदि राज्य द्वारा आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो इसके विरुद्ध आप कहां आवेदन कर सकते हैं? अब बताइए आप कहां कर सकते हैं? स्वाभाविक उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में आप कर सकते हैं। तो पहली चीज हमने यहां पर ये सीखी कि मूल अधिकारों के संदर्भ में, यानी अगर वह अधिकार नहीं मिलते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उस पर प्रश्न पूछ सकता है। संसद, अब देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उच्चतम न्यायालय के पास निर्विवाद शक्ति, संसद को भी इस संदर्भ में कुछ शक्तियां हैं। वह क्या है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यानी संसद इस संदर्भ में कि न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति मिले, वह भी इस पर, मतलब यह कार्य उसी के हाथ में है कि वह क्या करे? शक्ति प्रदान करे। यानी संसद नियम बना सकती है, विधि, संसद क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित है। तो आप देख सकते हैं 32 और 226। अब देखिए, फिर आपके लिए प्रैक्टिस है। भारतीय संविधान की यह विलक्षण विशेषता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार भी स्वयं में एक मूल अधिकार है। कितना बढ़िया, चर्चा कीजिए मेंस की। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की यह विलक्षण विशेषता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने, यानी उन्हें लागू कराने का अधिकार भी स्वयं में एक मूल अधिकार है। नहीं समझे? यानी कि सारे मूल अधिकार, यानी क्या है कि सारे मूल अधिकार आपके पास हैं, उसके बाद अगर वो मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं, यानी अगर वो मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उसके लिए भी एक मूल अधिकार है।
अगर वो नहीं लागू होते हैं तो अनुच्छेद 32 उसके लिए गजब का चर्चा कीजिए। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि अगर मूल अधिकार आपके नहीं प्रवर्तित हो रहे तो उसको बचाने के लिए भी अनुच्छेद 32 एक मूल अधिकार ही तो है। तो उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा, याद रखिएगा, जो कुछ कहा गया है उसके अलावा किसी प्रकार का उस पर रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इनको स्थगित कर सकता है। यानी जो संविधान में है, यानी संविधान में जो जो कहा गया कि कब इनका निलंबन हो सकता, उसके अलावा उच्चतम न्यायालय को किसी प्रकार से नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए रोका नहीं जा सकता। हां, रोका कब जा सकता है? तो रोका जा सकता है इस बात पे कि भाई संविधान में स्वयं कहा गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल हो या कुछ एक कंडीशन आ जाए तो उस परिस्थिति में से रोका जा सकता है। अब देखिए अगला प्रैक्टिस आपके लिए, यदि अनुच्छेद 32 नहीं होता तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार केवल नैतिक आदेश बनकर रह जाते। टिप्पणी कीजिए। यानी क्या होता? अगर 32 ना होता तो केवल नैतिक आदेश। नैतिक आदेश का मतलब कि राज्य को दिया गया भाई नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करिए, जो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और उसके संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब एक नैतिक उपदेश रह जाते। क्यों? क्योंकि अगर राज्य इसका उल्लंघन करता तो उच्चतम न्यायालय होता नहीं, उच्च न्यायालय होता नहीं, तो स्वाभाविक है राज्य जैसे चाहे इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता था। ये यहां पर बात आपसे समझाई गई। ऐसा यूपीएससी में कोई प्रश्न आएगा नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया गया। अब देखिए अनुच्छेद 32 का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, याद रखिएगा, प्रभावी और सुलभ उपचारों की व्यवस्था है। याद रखिएगा इसमें मूल अधिकारों को बने रहने की गारंटी दी गई है। याद रखिए इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। अब देखिए एक प्रैक्टिस है आपके लिए, आप करेंगे अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। इसके तहत सिर्फ भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। क्या है? याद रखिएगा केवल मूल अधिकारों, अन्य को नहीं। अनुच्छेद 32 सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। ए बी सी डी, आप इस पर विचार करिए। ये आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करते चलिएगा। फिर क्या है? मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र जो है, वो न्यायिक क्षेत्र क्या मूल तो है पर अनन्य नहीं है। क्या है? न्यायिक क्षेत्र मूल है पर अनन्य नहीं है। याद रखिए क्या है? मूल तो है पर अनन्य नहीं है। मूल है लेकिन अनन्य नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास अनंतकालीन या एक कोई सुप्रीम शक्ति आ गई, ऐसा नहीं। उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। याद रखिएगा अनन्य नहीं है, केवल उच्चतम न्यायालय नहीं, वो उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, जा सकती है। मूल अधिकारों, अब देखिए फिर एक क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उपचार के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियां सहगामी है, स्पष्ट कीजिए। बड़ा आसान है इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां एक दूसरे के साथ मिली, सहगामी है, दोस्त है, हम सफर है। बिल्कुल है, क्लियर है, क्योंकि 32 के तहत भी प्राप्त किया जा सकता है, 226 के तहत भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आए उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों पर एक्सक्लूसिव अनन्य शक्ति, आप कहेंगे नहीं भैया गलत हो गया, केवल अनन्य नहीं। अनन्य का मतलब अकेला नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं है, उसके साथ साथ राज्य भी है, इंक्लूसिव है। फिर देखिए अब दोनों का यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का जो रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र है उसमें क्या क्या अंतर है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर, केवल मूल अधिकार जो दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 12 से आगे, जबकि उच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों पर तो कह ही सकता है, इनके अलावा किसी और उद्देश्य, सामान्य कानूनी अधिकार, यानी कोई लीगल राइट भी किसी का हनन हो रहा है तो उसको लेकर के भी संवैधानिक उपचारों का ये जो प्रावधान है उसे जारी कर सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पे क्वेश्चन अगर कभी आ गया प्रीलिम्स में तो खतरा हो जाएगा बच्चों, तो इस खतरे से बचने के लिए मैंने बना दिया। फिर देखिए प्रैक्टिस, इसी पॉइंट की प्रैक्टिस, यदि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय
की मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में भूमिका स्वीकार की गई है। यदि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में भूमिका स्वीकार की गई है, तथापि उच्च न्यायालय इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक शक्तियां धारण किए हुए हैं, टिप्पणी कीजिए। यानी उच्च न्यायालय इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक शक्तियां, यानी ज्यादा शक्तियां। तो बेटा ये क्या है? ये ज्यादा शक्तियां है ना, क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकारों में भी इसे जारी करने की शक्ति है। यही पॉइंट यहां पर पूछ रहा है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, किसी एक व्यक्ति या सरकार, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपना जो उसका हाईकोर्ट का क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के राज्य को याद रखिएगा, यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ जारी कर सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय स्वाभाविक पूरे देश का है तो वो कहीं भी जारी कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, ऑब्वियस है, मूल्य अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद, यानी कि अगर कोई आपसे मांगता है तो आपको करना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय बाध्य है। अनुच्छेद 226 के तहत उपचार क्या विवेकानुसार है, हाईकोर्ट दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता, नहीं कह सकता कि हम नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, मतलब ये बाध्य नहीं है, उच्चतम न्यायालय देने के लिए बाध्य है, ये पॉइंट है। अब देखें कौन कौन से होते हैं, तो भाई फटाफट। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, यानी जिसको भी आपने बंदी बनाया को प्रस्तुत किया जाए। शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। आप समझ सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो, चाहे सरकारी प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत हो, दोनों के खिलाफ जारी किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, लिख देगा केवल सार्वजनिक प्राधिकरण को, तो आप कहेंगे नहीं भैया केवल सार्वजनिक नहीं, व्यक्तिगत, ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? आपके सामने आंसर आप करिए। अब क्या मैं बताऊं, इजी ही है। अगला चलते हैं, यह रिट कब नहीं जारी की जा सकती? याद रखें कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, दशा हैं, और दशाओं पर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। यह कब नहीं जारी की जा सकती? तो याद रखें, हिरासत अगर कानून के अनुसार है, स्वाभाविक है भाई, फिर क्यों जारी करोगे? यानी जब कानून के अनुसार ना हो तब। कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, बिल्कुल है, आप किसी की अवमानना अगर करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। न्यायालय के द्वारा हिरासत लिया गया तो फिर न्यायालय अपने ही मामले में कैसे एक्शन करेगा? हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई, यानी उसका न्याय क्षेत्र ना हो, तो स्वाभाविक अपने न्याय क्षेत्र के बाहर कैसे कोई न्याय कर पाएगा। अब दूसरा आता है परमादेश, परम आदेश। शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, यानी आदेश क्या है? यह एक कंट्रोल है, नियंत्रण, क्या जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों, और अगर उससे मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपना कार्य नकार देता है तो उस नकारने के कारण को पूछा जा सके कि भैया तुम्हें आदेश देते हैं, बताओ क्यों नकार रहे हो। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? आंसर बताइए फटाफट। हम आदेश देते हैं। अब देखिए कब नहीं जारी किया जा सकता, फिर मेरे प्यारे बच्चों दशा आ गई, और इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन आ गई। क्या आ गई? कंडीशन आ गई। जारी नहीं किया जा सकता, पहला निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध। क्या है? निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध। दूसरा है गैर संवैधानिक, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, तो स्वाभाविक है जब विवेक के अनुसार हम नहीं करेंगे। कोई भी अधिकारी कहेगा हम नहीं करेंगे, विवेक के अनुसार उस पर आप नहीं, यानी जब उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया हो। कॉन्ट्रैक्ट दायित्व को लागू करने के विरुद्ध भी यह नहीं जारी किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उनके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? फिर से देखिएगा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए।
अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है और किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी, तो परमादेश क्यों जारी किया जाता है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोक देना, रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, जो उसके अंतर्गत आते हैं सबऑर्डिनेट, या अधिकरणों को, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी अधीनस्थ न्यायालय अगर जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनके कार्य हैं, उससे बाहर जाकर के वो एक्शन करते हैं तो प्रतिषेध, रुक जाओ, गलत कर रहे हो। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जाती, यानी इसका संबंध केवल न्यायिक संस्थाओं से, यह पॉइंट याद करिएगा, गलती नहीं होगी। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, जो विधायी निकाय हैं या निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है, याद, केवल न्यायिक, चाहे वो पूर्ण या चाहे अर्ध न्यायिक, ये इनके विरुद्ध नहीं है, याद रखिएगा, इनके विरुद्ध नहीं है। कंडीशन, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। ऐसे ही जगहों से यूपीएससी फैक्ट उठा लेता। उत्प्रेषण, शाब्दिक अर्थ क्या, प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित करो या सूचना दो। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। यह प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं। इसका मतलब क्या है, न्यायालयों के विरुद्ध ही जो है उपलब्ध है। अधिकार परीक्षा क्या मेरे प्यारे बच्चों, शाब्दिक अर्थ क्या, किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर सार्वजनिक कार्यालय में कोई भी अगर उससे मतलब वह कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को, मतलब उसकी जो शक्तियां हैं, जो अधिकार है, उसके मध्य किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो वहां पर यह जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण को करने से रोकता है, यानी कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी गलत काम ना कर पाए। अन्य 4 रिटों से हटकर इसका स्वरूप अलग है। इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध, याद रखें। तो ये आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद अपने नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।